वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक थ्रिलिंग मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है परम पुरुल। देखने में मूवी बहुत ही मस्त लगी मुझे। मतलब काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। क्लाइमैक्स में तो एक अलग ही लेवल का सस्पेंस ऑडियंस के सामने आता है। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए आप फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही जब एक बूढ़ा किसान किसी जगह पर खुदाई कर रहा होता है, उसी जमीन के अंदर से इस किसान को एक बहुत ही पुरानी मूर्ति मिलती है। किसी को भी ना बताते हुए वो फटाफट से अपने घर ले आता है। उसके बाद ये किसान सरगुना पांडियन नाम के एक बंदे को कांटेक्ट करने लगता है जो पुराने मूर्तियों की स्मगलिंग करता है, खरीदता है। तो आधी रात को सरगुना पांडियन और उसका साथी उस किसान के घर आकर उस पुरानी मूर्ति को देखने लगते हैं। सरगुना पांडियन को अंदाजा लग जाता है कि ये मूर्ति बहुत ही कीमती हो सकती है, तो उस किसान को पैसे ना देते हुए उस किसान को मारकर उसके पास से ये मूर्ति चुरा लेता है। खैर दूसरे सीन में आदि नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। आदि के पास कोई जॉब नहीं होती। इसका फादर हमेशा आदि को डांटते रहता है कि कोई ढंग का जॉब कर लो, लेकिन आदि जॉब करने के बजाय चोरी करने लगता है। आदि रात को बड़े बड़े घरों में जाकर कोई न कोई चीजों को चुराते रहता है। और इसी तरह आदि की बहन की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। बेचारा आदि का फादर पैसे इकट्ठा करने में लगा रहता है कि किस तरह से इसकी बेटी का इलाज करवाए। अपनी बहन के लिए ही आदि चोरियां कर रहा होता है। दूसरे सीन में मैत्रेयन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो बहुत ही रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर होता है। मतलब छोटे से छोटे कामों में भी ये रिश्वत लेते रहता है। अगर कोई बंदा इसके खिलाफ जाता तो जानबूझकर मैत्रेयन उस बंदे को किसी न किसी केस में फंसाकर उससे रिश्वत लेते रहता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ आदि अपने बहन की इलाज के लिए पैसे कैसे एडजस्ट करे यही सोचता रहता है। इसी दरमियान में एक दिन आदि यामिनी नाम की एक लड़की को फॉलो करने लगता है। यामिनी इस चीज को ऑब्जर्व करके आदि को बुलाकर पूछने लगती है कि क्यों तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूं? आदि कहने लगता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो, एक्चुअली मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। मतलब यहाँ पर यामिनी एक आर्टिस्ट होती है और आदि ये चाहता है कि यामिनी के साथ मिलकर काम करे एक छोटे से प्रोजेक्ट में, समथिंग लाइक आर्ट गैलरी लाइक दैट। लेकिन यामिनी आदि के ऑफर को ठुकराने लगती है, उसको चांस ही नहीं देती। दूसरी तरफ कमिश्नर को ये बात पता चलती है कि शहर में पुराने मूर्तियों की मतलब एंटीक पीसेस की स्मगलिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है। इस चीज को रोकने के लिए कमिश्नर बद्री नाम के एक पुलिस ऑफिसर को ये केस सौंपने लगता है। उसी दिन मैत्रेयन भी कुछ काम से कमिश्नर ऑफिस आया होता है और उसी जगह पर मैत्रेयन कार्ति नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखता है। एक्चुअली ज्यादातर कार्ति मफ्ती में रहते हुए ही अपनी ड्यूटी करते रहता है, समथिंग लाइक किसी पर नजर रखना। तो मैत्रेयन कार्ति को यहाँ पर देखकर यही बात पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कार्ति कहने लगता है कि शहर में एंटीक पीसेस की स्मगलिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसीलिए कमिश्नर बद्री नाम के एक पुलिस ऑफिसर को ये केस सौंपा है। बद्री हमारे डिपार्टमेंट वालों पर ही भरोसा नहीं करता, उन्हीं के काम से मैं यहाँ पर हूँ। मतलब ऑफिसर बद्री को शक है कि इस स्मगलिंग में पुलिस वालों का भी हाथ है। क्या आपको पता है रिसेंटली सरगुना पांडियन नाम के एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया था जो पुराने एंटीक पीसेस का स्मगलिंग करता है। एक्सीडेंट की वजह से सरगुना पांडियन मर गया, लेकिन उसके पास काफी सारे पुराने मूर्तियाँ थी। उसके अंडर में काम करने वाले उस मूर्तियों को बेचकर वो करोड़पति बन गए। पता नहीं और कितने एंटीक पीसेस है उसके पास। खैर इसी बातों ही बातों में शंकरलिंगम नाम का एक बूढ़ा बंदा नीचे गिर जाने की वजह से वहाँ के सारे लोग शंकरलिंगम के पास आकर इसको उठाने लगते हैं। शंकरलिंगम जाने के बाद मैत्रेयन कार्ति से शंकरलिंगम के बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली उनका नाम शंकरलिंगम है। एक जमीन के केस में मेरे पास आए थे, मतलब उनके जमीन के पेपर से किसी और बंदे के पास है। मैंने शंकरलिंगम और दूसरे बंदे से कहा कि आप दोनों सेटलमेंट कर लो, लेकिन शंकरलिंगम कोर्ट में केस ठोक दिया और बेचारे अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। खैर उसी रात आदि थोड़े बहुत पैसे हासिल करने के लिए दोबारा चोरी करने लगता है। किसी के घर में जाने के बाद ये बात पता चलती है कि ये घर पुलिस वाले का है, ये घर और किसी का नहीं मैत्रेयन का होता है। लेकिन मैत्रेयन अपने चालाकी से आदि को पकड़ लेता है। आदि मैत्रेयन से कहने लगता है कि सर एक्चुअली मैं सरगुना पांडियन के पास एज ए अकाउंटेंट की तरह काम किया करता था। सरगुना पांडियन मरने के बाद मेरी जॉब चली गई, इसलिए मैं जब जब चोरी करता हूँ। मेरी बहन की ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है सर। अब मैत्रेयन ने ऑलरेडी सरगुना पांडियन के बारे में सुना होता है कार्ति ऑफिसर से। एक जबरदस्त प्लान इसके दिमाग में आता है। आदि से कहने लगता है अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी FIR दर्ज नहीं करूँगा। अगर तुमने इनकार कर दिया तो किसी न किसी केस में तुमको फंसाकर जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारा करियर खत्म। सरगुना पांडियन मरने के बाद उसके पास जो पुरानी मूर्तियाँ थी वो मूर्तियाँ कुछ लोगों के हाथों में चली गई। तो ऐसी मूर्तियाँ और किसके पास है ये तुमको पता करना होगा। उसके बाद क्या करना है मैं तुमको आगे बताऊंगा। तो आदि उसी तरह से
अपने जान पहचान लोगों को फोन करके मूर्ति के बारे में पूछने लगता है कि अगर आपके पास कोई मूर्ति है तो मेरे पास एक जबरदस्त डील है, बस मुझे थोड़ा सा कमीशन चाहिए। लेकिन कोई भी आदि की बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि एंटिक पीसेस नए बंदों को बेचना मतलब इट्स ए रिस्की काम। सो इसीलिए कोई भी आदि को चांस नहीं देता। फनी रात होने के बाद बालू नाम का एक बंदा आदि को रिटर्न कॉल करता है। कहने लगता है कि मेरे पास एक बहुत ही पुरानी मूर्ति है। हमारे बॉस सरगुना पांडियन ने उस मूर्ति को किसी किसान से चुराया था। अब मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मैं उस मूर्ति को बेचना चाहता हूँ। इस तरह से आदि को प्लेस वगैरह बताने लगता है, मतलब वहाँ पर मिलने के लिए कहता है। सो दूसरी रात आदि और मैत्रियन बालू और उसकी गैंग से जा मिलते हैं। बालू इन दोनों को वो कीमती मूर्ति दिखाने लगता है। इसी बातों ही बातों में बालू का एक आदमी मैत्रियन के पास गन को देखता है तो मैत्रियन पर शक करने लगता है। तो बालू की गैंग सोच लेते हैं कि ये लोग मैत्रियन को मार देंगे। इस तरह से जब मैत्रियन को मारने ही वाले होते हैं तो यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। इसी फाइट के दौरान बालू और उसके आदमी उस मूर्ति को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं और इत्तेफाक से वो कीमती मूर्ति आदि और मैत्रियन के हाथ लग जाती है। मैत्रियन कहने लगता है कि आज तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए ये मूर्ति जितने में बिकेगी उसका थोड़ा हिस्सा मैं तुमको दे दूंगा, तुम मेरा साथ दो, हम दोनों इस मूर्ति को बेच देंगे। आदि कहने लगता है कि एंटिक पीसेस की स्मगलिंग करना इतना आसान नहीं, अच्छे डीलर को पकड़ना होगा और बेचने के लिए बहुत टाइम लगता है। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, सॉरी सर, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। सो उसके बाद मैत्रियन वापस अपने घर आकर यही सोचने लगता है कि अगर इस डील में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैंने सोचा कि आदि को इस केस में फंसा दूंगा, लेकिन आदि ने तो मना ही कर दिया, मेरे साथ हाथ ही नहीं मिलाया, अब मैं किसको बकरा बनाऊं। इस तरह से जब सोच ही रहा होता है तभी मैत्रियन के घर आदि आता है। कहने लगता है कि सर मैंने बहुत सोचा, मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, वैसे भी मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन एक शर्त पर, मुझे 50-50 शेयर चाहिए। तो मैत्रियन भी इसके लिए हाँ कह देता है। खैर दूसरे दिन मैत्रियन आदि को बुलाकर कहने लगता है इस मूर्ति की रेट फिक्स करने के लिए हमको पहले ये पता करना होगा कि ये मूर्ति कितनी साल पुरानी है। मैं एक शख्स को जानता हूँ, इस काम में मेरी मदद कर सकता है। इस तरह से मैत्रियन आदि को लेकर यामिनी के घर में आता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि यामिनी और कोई नहीं, मैत्रियन की साली होती है। मैत्रियन की बीवी मैत्रियन की हरकतों की वजह से डिवोर्स के लिए अप्लाई कर चुकी होती है। खैर यामिनी के पास आकर कहने लगता है कि एक्चुअली किसी गाड़ी की चेकिंग के टाइम हमको ये मूर्ति मिली, अब हमको ये जानना है कि ये मूर्ति कितनी साल पुरानी है ताकि मैं इस मूर्ति को कोर्ट में सबमिट कर सकूं। इस तरह से यामिनी से झूठ कहने लगता है। यहाँ पर आदि भी यामिनी को देखकर शॉक में रह जाता है। खैर यामिनी इस मूर्ति को चेक करके इन दोनों से ये कहने लगती है कि ये मूर्ति तकरीबन 1000 साल पुरानी है। ये सुनने के बाद ये दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। 1000 साल पुरानी मतलब हम दोनों को तकरीबन 50 या 60 करोड़ मिल ही जाएंगे। बाद में आदि मैत्रियन से कहने लगता है कि मैं वरुण राव नाम के एक बंदे को जानता हूँ, मैंने सुना है कि वो बंदा भी ऐसे ही मूर्तियों की स्मगलिंग करता है, दूसरे देशों को मूर्तियाँ बेचता है, हम एक बार उससे डील करके देखते हैं। तो मैत्रियन भी इसके लिए हाँ कह देता है। सो दूसरे दिन जब वरुण राव और उसके आदमी किसी आर्ट गैलरी में होते हैं तो मैत्रियन वरुण राव के पास जाकर मूर्ति के बारे में बताने लगता है कि हमारे पास 1000 साल पुरानी एक मूर्ति है, क्या तुम उस चीज को खरीदोगे। पहले तो वरुण राव ऐसे नाटक करने लगता है कि ऐसे काम नहीं करता, उल्टा पुलिस की धमकी देने लगता है, लेकिन मूर्ति की फोटो देखने के बाद इन दोनों की किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। सो दूसरे दिन ये दोनों मूर्ति लेकर वरुण राव और उसके आदमी के पास जाते हैं। एक बंदा इस मूर्ति को हल्के से टेस्ट करने लगता है, पता चलता है कि सच में ये बहुत ही पुरानी एंटिक पीस है। तो वरुण राव मैत्रियन से पहले लाखों में बोली लगाने लगता है, मतलब मैं इस मूर्ति के सिर्फ 10 लाख दूंगा, उसके बाद 50 लाख बोलता है, फाइनली 10 करोड़ बोलने लगता है। लेकिन मैत्रियन कहने लगता है कि हमको 20 करोड़ चाहिए, तभी हम डील करेंगे, वरना हम लोग दूसरी पार्टी को ढूंढ लेंगे। इस तरह से जब ये दोनों वापस अपने घर जा रहे होते हैं तभी बालू और उसके आदमी इन दोनों का रास्ता रोकने लगते हैं। बालू कहने लगता है कि उस दिन तो तुम बच गए, लेकिन आज नहीं बच सकते, हमारे ही हाथों से हमारी मूर्ति चुरा कर भाग गए तुम दोनों। इस तरह से यहाँ पर बालू और उसके आदमियों के बीच जबरदस्त दोबारा फाइटिंग होने लगती है। इसी फाइट के दौरान वो मूर्ति रोड रोलर के नीचे आकर टूट जाती है। बालू कहने लगता है कि अब ये मूर्ति तो टूट गई, अब मेरे किसी काम की नहीं, भाड़ में जाओ तुम दोनों। इस तरह से बालू और उसके आदमी उस मूर्ति को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त वरुण राव आदि को कॉल करके ये कहने लगता है कि 20 करोड़ नहीं, मैं आप लोगों को 12 करोड़ दे सकता हूँ। वापस अपने घर आकर मैत्रियन आदि से कहने लगता है अगर हमको 12 करोड़ चाहिए तो हम दोनों को इस मूर्ति की डुप्लीकेट मूर्ति बनाकर वरुण राव को बेच देना होगा।
तभी हमको पैसे मिल सकते हैं। दूसरी तरफ वरुण राव उसके आदमी भी कुछ अच्छे बिजनेसमैन नहीं होते। वरुण राव दूसरे लोगों से मूर्तियाँ खरीद कर पैसे देने के नाम पर पैसों के नीचे ही वेपन्स रखकर दूसरे लोगों को मारते रहता है, मतलब बिजनेस करने का नाटक करते रहता है। दूसरी तरफ आदि मैत्रियन को लेकर डोरा नाम के एक बंदे के पास जाता है। टूटी हुई मूर्ति दिखाकर कहने लगता है कि हमको ऐसे ही डुप्लीकेट मूर्ति बनवाना है। तो डोरा इन दोनों से 25 लाख रुपए मांगने लगता है, लेकिन मैत्रियन को ये बात पसंद नहीं आती। दूसरी दिन मैत्रियन उस टूटी हुई मूर्ति को लेकर दोबारा यामिनी के पास आता है। कहने लगता है कि कुछ दिनों बाद इस मूर्ति को कोर्ट में सबमिट करना होगा, लेकिन इसी दरमियान में एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से मेरे हाथों से ये मूर्ति टूट गई। इसकी वजह से मेरी जॉब भी जा सकती है। क्या तुम ऐसे ही एक डुप्लीकेट मूर्ति बना सकती हो प्लीज? यामिनी इस काम को करने के लिए हाँ कह देती है। मैत्रियन से कहने लगती है कि मटेरियल के तकरीबन 2 लाख रुपए खर्चा होंगे। सो मैत्रियन आदि से कहने लगता है कि प्रॉफिट में आधा आधा कहा था ना तुमने, तो अब खर्चे में भी आधा आधा कर लेंगे। तुम थोड़े पैसे दो, मैं थोड़े पैसे दूंगा। आदि अपने बहन के इलाज के लिए थोड़े पैसे जमा किया होता है, वो पैसे एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद मैत्रियन वरुण राव को कॉल करके कहने लगता है कि मुझे केस के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। 10 दिनों बाद मैं वापस आऊंगा, तभी हम लोग इसकी डीलिंग करेंगे। वरुण राव और उसके आदमी यही सोचने लगते हैं कि हम लोग एक पुलिस वाले से डीलिंग कर रहे हैं, थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। खैर उसके बाद यामिनी उस मूर्ति को बनाने के काम में बहुत बिजी रहती है। अब इसी दरमियान में आदि भी यामिनी को लाइक करते रहता है, उसकी हेल्प करते रहता है। फाइनली 10 दिनों के बाद यामिनी हूबहू वैसी ही मूर्ति बना देती है, लेकिन ये मूर्ति बहुत ही नई नजर आती रहती है। मैत्रियन कहने लगता है कि सत्यानाश कर दिया तुमने, मैंने क्या बनाने के लिए कहा और तुमने क्या बना दी। ये पुरानी मूर्ति देखो और ये मूर्ति देखो। यामिनी कहने लगती है कि वो मूर्ति तो काफी सालों तक जमीन में रहने की वजह से काफी सारे मिनरल्स और केमिकल्स उसके ऊपर लगे होते हैं, इसीलिए वो मूर्ति ऐसी नजर आती है। खराब आदि और मैत्रियन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ये दोनों दोबारा उसी डोरा बंदे के पास जाकर इस नई वाली मूर्ति को पुरानी बनाने के लिए कहते हैं, मतलब दिखने में ऐसा लगना चाहिए कि एक एंटिक पीस है। सो डोरा इन दोनों से 15 लाख रुपए मांगने लगता है। उसी रात मैत्रियन 5 लाख रुपए डोरा को एडवांस भी दे देता है। सो डोरा उस मूर्ति के ऊपर काफी सारे केमिकल्स डालकर इसे एंटिक पीस बना देता है। उसके बाद मैत्रियन और आदि डोरा के पास जाकर उस मूर्ति को हासिल करके बेचारे डोरा को बैलेंस पैसे नहीं देते। वापस आते समय आदि मैत्रियन से ही पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया, हमको तो काफी सारे पैसे आ जाएंगे ना, तो उसके पैसे उसे दे देते। लेकिन मैत्रियन आदि से कुछ नहीं कहता। खैर दूसरे दिन आदि और मैत्रियन उस डुप्लीकेट मूर्ति को लेकर वरुण राव के पास जाते हैं। वरुण राव कहने लगता है कि अब हमारे बीच इतनी बड़ी डीलिंग हो रही है, एक बार मैं इस मूर्ति को किसी एक्सपर्ट के साथ टेस्ट करवाना चाहता हूँ। इस तरह से वरुण राव एक एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाने लगता है, और वो एक्सपर्ट और कोई नहीं शंकर लिंगम होता है, वही जो एक दिन पुलिस स्टेशन के पास गिरा था। शंकर लिंगम को यहाँ पर देखकर मैत्रियन शॉक में रह जाता है। उसके बाद शंकर लिंगम इस मूर्ति को देखकर कहने लगता है कि इस मूर्ति को ऐसे ही नहीं टेस्ट किया जा सकता, कंप्यूटर लैब में ले जाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैत्रियन और आदि वहाँ से जाने लगते हैं, और बीच रास्ते में मैत्रियन आदि को वहीं पर उतार देता है। कहने लगता है कि मुझे थोड़ा काम है। वहाँ से मैत्रियन एक सुनसान जगह पर आता है, और एक्चुअली मैत्रियन ने उस डोरा को अपने कब्जे में ले रखा होता है। बात यह है कि डोरा और कोई नहीं आदि का फ्रेंड होता है। अब मैत्रियन इस केस में आदि को ना फंसाए, इसीलिए आदि ने पहले से ही मैत्रियन ने उस मूर्ति के साथ फोटो खींच लिया था और उन फोटोज को अपने फ्रेंड डोरा को सेंड किया था। और ये बात मैत्रियन को पता चल जाती है कि इन द फ्यूचर आदि मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। इस डोरा को बहुत टॉर्चर करने के बाद ये डोरा मैत्रियन को सब कुछ सच बता देता है, और उसी तरह एक कवर भी देने लगता है। उस कवर में एक फोन होता है, उस फोन में मैत्रियन के फोटोग्राफ्स होते हैं। अगर मैत्रियन ने आदि के साथ कुछ कांड किया तो ये एनवलप कमिश्नर ऑफिस को चला जाएगा। खैर उसी रात आदि और मैत्रियन शंकर लिंगम के पास जाते हैं, मतलब शंकर लिंगम ने मूर्ति लेकर यहाँ पर आने के लिए कहा था। मैत्रियन शंकर लिंगम से उसके केस के बारे में पूछने लगता है कि आपका केस कहाँ तक आया। शंकर लिंगम कहने लगता है केस तो अभी भी कोर्ट में चल रहा है, उसी केस की वजह से मैंने काफी सारा कर्जा भी ले रखा है, पता नहीं और कितने साल चलेगा। उसके बाद आदि और मैत्रियन शंकर लिंगम को जो हुआ वो सारी बात बताने लगते हैं, मतलब ओरिजिनल मूर्ति टूट गई और एक नकली है, और आप वरुण राव को ये बताइए कि ये मूर्ति असली ही है बिना टेस्ट किए, हम आपको थोड़े बहुत पैसे भी देंगे। लेकिन शंकर लिंगम इसके लिए टोटली मना करने लगता है। और इसी तरह शंकर लिंगम अपने प्रॉपर्टी के बारे में बात करने लगता है। वो प्रॉपर्टी मैंने बहुत मेहनत करके कमाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस बंदे के हाथ में आ गए। तो गुस्से में आकर मैत्रियन शंकर लिंगम को सच बताने लगता है कि जब आप एक बार अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास आए थे,
मैंने वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दूसरे बंदे को दे दिया। उस वक्त मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी। खैर जो हुआ सो हुआ। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको 50 लाख रुपए दे देंगे। फाइनली बहुत सोचने के बाद शंकरलिंगम कहने लगता है, मुझे 50 लाख रुपए नहीं चाहिए, 1 करोड़ 50 लाख रुपए चाहिए। तभी मैं वरुण राव को ये बताऊंगा कि ये मूर्ति असली है। आप दोनों सुबह तक पैसे रेडी करके मुझे बता देना। तो मैत्रेयन डिसाइड कर लेता है कि शंकरलिंगम को इतने पैसे दे देगा। आदि से कहने लगता है कि तुमने अपनी बहन के लिए जो पैसे जमा किया वो पैसे मुझे ला कर दो, मैं भी थोड़े बहुत पैसे एडजस्ट करूंगा। इस तरह से मैत्रेयन अपने घर जाकर अपने घर के बेसमेंट में अब तक जो इसने रिश्वत लेकर कमाए थे पैसे, वो सारे पैसे बाहर निकालने लगता है। कुल मिलाकर सारे पैसे होते हैं 1 करोड़ 5 लाख रुपए। तो शंकरलिंगम के पास आकर ये पैसे देते हुए कहने लगते हैं कि बाकी पैसे डीलिंग होने के बाद हम दे देंगे। पहले तो शंकरलिंगम नहीं मानता, लेकिन बाद में आदि से रिक्वेस्ट करने लगता है। खैर दूसरे दिन आदि और मैत्रेयन इस मूर्ति को लेकर वरुण राव के पास जाते हैं। उसी वक्त शंकरलिंगम वरुण राव को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि मूर्ति असली है, मार्केट में बहुत कीमत है इसकी। तो वरुण राव मैत्रेयन से कहने लगता है कि मेरे आदमी पैसे लेकर आ रहे हैं, आप थोड़ी देर वेट करिए। अब इसी दरमियान में आदि की बहन हॉस्पिटल से आदि को कॉल करके अपने सिचुएशन के बारे में बताने लगती है कि इसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है, प्लीज भाई आप फटाफट से हॉस्पिटल आ जाओ। दूसरी तरफ वरुण राव के आदमी बहुत सारा पैसा लाने लगते हैं। एट द सेम टाइम जब आदि हॉस्पिटल जा रहा होता है तो आदि उसी बिल्डिंग के पास कुछ पुलिस वालों को देखता है। फटाफट से मैत्रेयन को कॉल करके कहने लगता है कि मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त पुलिस वाले इस अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अब मैत्रेयन पुलिस के हाथ ना लगे इसलिए हवा में फायरिंग करके दरवाजा ओपन करता है। बद्री और उसकी टीम आने के बाद मैत्रेयन कहने लगता है कि सर मुझे थोड़ी देर बाद पता चली कि यहाँ पर एंटिक पीसेस की डीलिंग हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आया। लेकिन ऑफिसर बद्री मैत्रेयन की बातों पर यकीन नहीं करता, वहाँ के सारे लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। दूसरी तरफ आदि अपनी बहन को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है और शॉकिंग बात यह है कि इसी रूम में पैसों से भरी हुई बैग होती है और यहाँ पर कुछ जबरदस्त ट्विस्ट रिवील होते हैं। एक्चुअली शंकरलिंगम और कोई नहीं आदि का फादर होता है। कुछ दिनों पहले ही आदि को ये बात पता चली कि शंकरलिंगम ने जिससे धोखा खाया वो और कोई नहीं मैत्रेयन ही है। तो आदि मैत्रेयन को फंसाने का एक जबरदस्त प्लान बनाने लगता है। पहले आदि अपना प्लान पुलिस ऑफिसर कार्ति से शेयर करने लगता है, मतलब कार्ति आदि का फ्रेंड ही होता है। उसके बाद आदि बालू के पास जो ओरिजिनल मूर्ति होती है ना, उसी तरह की एक डुप्लीकेट मूर्ति बनवाता है और बालू से कहने लगता है कि वो डुप्लीकेट मूर्ति लेकर इनके पास आए। और उस रात हाथापाई के दौरान बालू और उसके आदमी जानबूझकर उस डुप्लीकेट मूर्ति को वहीं पर छोड़कर चले गए थे। और इसी तरह आदि इस प्लान में यामिनी को भी शामिल किया होता है, इसलिए वो यामिनी को फॉलो करके अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। सो यामिनी भी इसका साथ देने लगती है। इस तरह से आदि मैत्रेयन के पास से ही उसके सारे पैसे हड़प लेता है, मतलब उसी के पैसे लेकर नाटक करने लगता है कि ये सारे पैसे शंकरलिंगम को दे दिया। हालांकि वो सारे पैसे आदि के पास आते हैं और डीलिंग करते वक्त आदि ने ही पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन दिया था। उसके बाद आदि ने वो ओरिजिनल मूर्ति गवर्नमेंट को सौंप देता है। मैत्रेयन जेल चला जाता है। उसके बाद एक दिन आदि यामिनी से मुलाकात करके एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बताने लगता है। यामिनी भी इसके बिजनेस में शामिल होने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।